हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर को, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दलीय प्रभुत्व का युग। इससे क्या मतलब होता है? देखो, एक दलीय प्रभुत्व युग का मतलब है कि लंबे समय तक, जो 1952 से लेके 67 तक सिर्फ कांग्रेस का ही जो है यहाँ पर जो है शासन चला था। एक ये लंबा युग था, यहाँ पर सिर्फ एक दल, सिर्फ कांग्रेस का शासन चला था, इसीलिए एक दलीय प्रभुत्व कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि और कोई पार्टी नहीं थी, पार्टी बहुत सारी थी उस टाइम पर भी। पार्टियां, अनेक पार्टियों के होने के बावजूद भी अगर किसी एक दल ने कम से कम 15 साल से ऊपर तक राज किया, शासन किया, इसलिए इसे एक दलीय प्रभुत्व कहा जाता है। क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में एक लंबी अवधि तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। इस दौर को भारतीय राजनीति में एक दलीय प्रभुत्व कहा जाता है। लगभग 52 से 67 तक केंद्र और अधिकांश, क्या कह रहे हैं, केंद्र और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की पार्टी जो है वो सत्ता में रही है। केंद्र के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी रही। ये प्रभुत्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित हुआ। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से स्थापित हुआ था। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि तानाशाही की वजह से हुआ या फिर लोगों मतलब जबरदस्ती कांग्रेस नहीं आई थी, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ आई थी। इसे ही एक दलीय प्रभुत्व कहा जाता है। चलिए आगे, एक दलीय प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ है किसी एक राजनीतिक दल का लगातार चुनाव जीतना, चाहे वो राजनीतिक दल कोई सी भी पार्टी हो। किसी भी पार्टी का लगातार शासन में बने रहना, लगातार चुनाव जीतते रहना, इसे ही एक दलीय प्रभुत्व कहा जाता है। वो किसी भी दल का हो सकता है, ठीक है। और भारत की राजनीति में ऐसा 1952 से 67 तक कांग्रेस रही थी, जबकि और भी दल मौजूद थे लेकिन सत्ता प्राप्त नहीं कर पाए थे। भारत में ये भूमिका कांग्रेस पार्टी ने निभाई थी, ठीक है। स्टूडेंट, इस चैप्टर में मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि ये जो मतलब यहाँ पे तो लिखा ही है कांग्रेस के प्रभुत्व का क्या कारण था, लेकिन इसके अलावा मैं ये बताऊंगी कि क्या क्या मेन जो नीतियां थी जो इस टाइम पर कांग्रेस ने लागू की थी, और क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से वो उसका जो है पतन होना स्टार्ट हो गया था। तो वो हम वीडियो के एंड में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि हाँ क्या कुछ है जो हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व का क्या कारण था? आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस जो है सत्ता में आई और फिर वो लगातार बनी रही? कोई और पार्टी क्यों नहीं आ पाई जबकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो है चुनाव हो रहे थे? चलिए इसी का जवाब यहाँ ढूंढते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत क्या बोल रहा है कि कांग्रेस के जो है वो स्वतंत्रता जो है उसको कांग्रेस ने देश को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसलिए लोगों को लग रहा था कि जिसने अंग्रेजों के खिलाफ हमें आजाद कराया, जिसने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, अब वही हमारा विकास अच्छे से कर सकते हैं। लोग मानते थे कि कांग्रेस जो है वो आजादी दिलाने वाली पार्टी है। जब चुनाव होते थे तो कांग्रेस हर सीट पे उम्मीदवार खड़ा कर पाती थी क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी थी वो। बाकी और जो पार्टियां थी वो हर हर जगह वो अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाते थे। एक ये भी रीजन था कांग्रेस के जीतने का। दूसरी बात, इसके जो जो कांग्रेस के जो नेता थे वो एजुकेटेड थे, और तो और जो नेता थे उसके, वो सब देश के पहले जो पढ़े लिखे अच्छे बड़े बड़े लोग थे वो कांग्रेस के अंदर शामिल थे। इसलिए कांग्रेस का जीतना थोड़ा आसान हो जाता था। जवाहरलाल नेहरू जैसे जो पढ़े लिखे नेता थे, लोकप्रिय भी थे और दूरदर्शी भी थे। देश को भविष्य की भी ये ऐसी प्लानिंग लेके चलते थे कि जिससे लोगों को दिखता था कि हाँ ये आज के साथ साथ भविष्य में भी देश का विकास हो सकता है। वो ऐसी नीतियां लाते थे। उदाहरण के लिए नेहरू का भाषण है, विदेश नीति और विकास का विजन लोगों को प्रभावित करता था। विदेश नीति हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे लोगों का विकास करेंगे, ये जिस तरीके से प्रस्ताव रखते थे और जिस पे काम करते थे। मान लो 5 साल उनकी गवर्नमेंट बनी तो लोगों को इफेक्ट दिखता था कि जो बंदे ने अपने भाषण में बोला है उसे इम्प्लीमेंट किया है, इसीलिए कंटिन्यू उनकी सरकार बनती गई।
संगठनात्मक मजबूती। कांग्रेस पूरे विश्व में फैली हुई एक मजबूत संगठनात्मक पार्टी थी, जबकि अन्य दल कमजोर और क्षेत्रीय स्तर तक सीमित थे। यानी कि और जो पार्टियां थी, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं थी। कांग्रेस कांग्रेस के जो नेता थे वो अलग अलग जगह से आते थे, क्षेत्रों से आते थे, अलग अलग वर्गों के आते थे, हर धर्म के हुआ करते थे। तो इसीलिए एक संगठनात्मक मजबूती भी थी इनके पास, एक अच्छा खासा एक संगठन टाइप का था इनके पास। कांग्रेस ने अलग अलग वर्गों को साथ जोड़ लिया था, जैसे किसान को, मजदूर को, अमीर को, गरीब को, अल्पसंख्यक को, महिलाओं को। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात करती थी। इसीलिए ज्यादातर लोग खुद को कांग्रेस से जुड़ा महसूस करते थे। करिश्माई नेता जवाहरलाल नेहरू जैसे लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, जिससे जनता का समर्थन मिला। ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। सामाजिक गठबंधन, कांग्रेस ने विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों और क्षेत्रों को अपने साथ साथ जोड़ा, जिससे व्यापक समर्थन मिला। ये भी लिख देना, ठीक है। अब आते हैं विपक्ष की भूमिका। इस दौर में विपक्ष दल कमजोर थे, यानी उस टाइम पर विपक्ष जो थे वो कमजोर थे। ठीक है, विपक्ष दल कमजोर थे लेकिन पूरी तरह अनुपस्थित नहीं थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष नहीं था, विपक्ष था, कमजोर था, क्योंकि जो अच्छे बड़े बड़े लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, वो कांग्रेस के अंदर ही थे। तो विपक्ष के पास उतना खास मुद्दा होता भी नहीं था कि अगेंस्ट जाए, क्योंकि गवर्नमेंट शायद अच्छा काम करती थी। सोशल पार्टी थी उस टाइम पर, कम्युनिस्ट पार्टी थी, जनसंघ थी जैसी पार्टियां मौजूद थी। विपक्ष के लोकतांत्रिक ढंग से सरकार की आलोचना की, नीतिगत बहस जीवित रखा। जितना, ऐसा नहीं कि विपक्ष ने कभी सवाल नहीं उठाए या तीखे उनसे सवालात नहीं करे, सत्ता में बैठे लोगों से किए। और देखो, जो देश होता है ना, वो सिर्फ जो सत्ता में जो सरकार है उससे सरकार कभी भी देश नहीं चलता है। देश चलता है पक्ष और विपक्ष दोनों से। एक देश को आगे बढ़ाने में दोनों की भूमिका सेम होती है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। क्योंकि विपक्ष गवर्नमेंट को हर गलत काम करने से रोकता है, वो सवाल उठाता है, लगातार उठाता है। ये जो पार्टियां थी संसद में सरकार से सवाल पूछती थी, नीतियों की आलोचना करती थी, जिससे लोकतंत्र जिंदा रहा। उस टाइम पर भी लोकतंत्र जिंदा रहा। एक दलीय प्रभुत्व और लोकतंत्र, हालांकि एक ही पार्टी सत्ता में थी, फिर भी भारत एक लोकतंत्रीय देश बना रहा। भाई, एक ही पार्टी सत्ता में लगातार रही, फिर भी यहाँ पर तानाशाही नहीं आई। जो है देश लोकतांत्रिक बना रहा, नियमित चुनाव भी हुए, यहाँ पर सत्ता परिवर्तन की संभावना भी बनी रही। ऐसा नहीं कि ऐसा लगा कि हाँ एक ही सत्ता रहेगी। कभी कभी इसको पूर्ण बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत तो मिला, पर कभी कभी ऐसा लगता था कि मतलब कि हाँ शायद हार जाए पार्टी। प्रेस और न्यायपालिका स्वतंत्र थी, जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं, प्रेस। इसको किसी तरीके से कोई खरीदा नहीं गया था, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र थी, अपने सवाल पूछा करती थी। और आज की तो बात छोड़ो। इसीलिए भारत की व्यवस्था को लोकतांत्रिक एक दलीय प्रभुत्व कहा जाता है। इसीलिए क्या कह रहा है, एक दलीय लोकतंत्र में देखो क्या है, यहाँ पर नियमित चुनाव होते थे, जनता के पास सरकार बदलने का अधिकार था, राइट टू चेंज गवर्नमेंट। लेकिन तभी भी लोग सरकार नहीं बदलते थे, क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग सरकार अच्छा काम करती थी। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली। राजनीतिक वैज्ञानिक जो राजनी कोठारी है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक प्रणाली थी। कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग विचारधाराएं थी, यानी कि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वो एक पूरी प्रणाली थी। इसके अंदर
अलग अलग विचारधाराएं थी, दाएं बाएं और बीच के विचार। यानी इसकी जो पार्टी थी, जब ये कोई कानून बनाया करते थे तो विपक्ष की जरूरत ही यहाँ पर नहीं होती थी। जो अंदर, जो पार्टी के अंदर ही के लोग थे, वो सूझबूझ से जब कोई भी कानून या नियम आता था पार्टी के अंदर, तो पार्टी के लोग ही कुछ समर्थन करते थे, कुछ उसका जो वो खिलाफ हो जाते थे, कुछ जो थे वो कभी हाँ कभी ना करते थे। यानी कि कोई पार्टी आगे जाए उससे पहले घर ही में ही सारी चीजें ये लोग क्लियर कर लिया करते थे। लड़ाई बाहर नहीं, पार्टी के अंदर ही हुआ करती थी। और जब अंदर ये सारी चीजें क्लियर होके आती थी तो फिर बाहर विपक्ष को कुछ दिखता ही नहीं था कि हाँ इसके अगेंस्ट हम बोले क्या। जो भी खामियां थी वो अंदर ही सब सॉल्व होके आ जाया करती थी। विभिन्न विचारधाराएं मौजूद थी। एक दलीय प्रभुत्व का अंत। 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार आई। पंजाब, बिहार, तमिलनाडु आदि में, जैसे कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार जो आई। 1967 के आम चुनाव में ये हुआ। पहली बार लोगों को लगा कि अब कांग्रेस को हराया भी जा सकता है। यहीं से एक दलीय जो दौर है वो कमजोर पड़ गया। अब हम इसके रीजन भी पढ़ेंगे। एक दलीय प्रभुत्व का अंत क्यों हुआ, आखिर ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से इसका अंत हुआ, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि 1952 से 1967 के बीच कौन कौन सी नीतियां कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, 1950 में आया योजना आयोग। इसकी स्थापना हुई। फिर सेकंड, 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। और कांग्रेस पार्टी ने पूंजीवाद और समाजवाद का जो मिला जुला रास्ता अपनाया था। क्या था, ना तो पूंजीवादी थे पूरी तरीके से और ना समाजवादी थे, पूंजीवादी प्लस समाजवादी विचारधारा। ये भी एक रीजन था। फोर्थ, 1956 में औद्योगिक क्रांति का जो नींव है वो प्रस्तावित हुआ था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन। फिफ्थ, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया था। मतलब क्या कह रहा है, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा, यानी कि ऐसा नहीं था कि केंद्र ही बहुत ज्यादा रूल नियम लागू करती थी, नहीं, स्टेट की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उनकी बात को भी वैल्यू, उनकी बात को भी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। 1956 में ही राज्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या हुआ, इसने भाषा के आधार पर राज्यों को बंटवारा किया और जो देश में है वो शांति जो है लागू करने की कोशिश की। जो क्षेत्रीय असंतोष था उसको शांत किया। सामाजिक न्याय और कल्याण की नीतियों को लाने की कोशिश की।
कांग्रेस ने कमजोर वर्गों को संरक्षण देने की कोशिश की राज्य पुनर्गठन के अधिनियम के अंतर्गत। ये कुछ चीजें थी जो कांग्रेस ने 1957 और 1952 से 1967 के बीच लाई, जिसकी वजह से जो जनता को कांग्रेस के अंदर काफी विश्वास रहा। अब बात करते हैं 1967। कांग्रेस के समाप्त होने का क्या कारण था? समाप्ति के कारण। समाप्ति का क्या कारण था? देखो, कांग्रेस संगठन के जो अंदर है, कांग्रेस संगठन के अंदर गुटबाजियां स्टार्ट हो गई थी, यानी पार्टी के लोग पार्टी के ही अगेंस्ट होने स्टार्ट हो गए थे, यानी कांग्रेस पार्टी टूटने लगी थी, अंदर से अंदर टूटने लगी थी। नेतृत्व में पहले जैसा करिश्मा नहीं रहा था, कुछ बड़े बड़े नेताओं का निधन हो चुका था, जवाहरलाल नेहरू का, तो ऐसे कुछ नेताओं का निधन हो चुका था। आम जनता में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ा, यानी कि कुछ जो लीडर्स थे वो आपस ही में बोले कि भाई उनको कांग्रेस की विचारधारा उनसे मैच नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाई हम अपनी अलग ही पार्टी बनाएंगे, यानी कांग्रेस टूटने लग गया था। महंगाई और खाद्य संकट ने जनता को प्रभावित किया, बेरोजगारी और आर्थिक समस्याएं बढ़ने लग गई थी। राज्यों में क्षेत्रीय जो दल थे वो मजबूत होने लगे थे। पहले जो ये क्षेत्रीय दल थे, छोटे छोटे जो क्षेत्र पे जो दल हुआ करते थे, ये पहले कमजोर थे, धीरे धीरे ये मजबूत होने लगे। विपक्षी दलों ने संयुक्त मोर्चा बनाया। 1962 के भारत चीन युद्ध से सरकार की जो छवि है, इस युद्ध से सरकार की जो छवि है वो कमजोर हुई। उसके बाद 1965 में भारत पाक का युद्ध हो जाता है, पाकिस्तान के साथ, है ना, भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध। अब इससे भाई आर्थिक जो स्थिति है वो बिगड़ने लगी। कांग्रेस की जो सामाजिक गठबंधन नीति है वो कुल मिला के कमजोर पड़ने लगी थी, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1967 में कांग्रेस टोटली टूट के बिखर गया, समाप्त हो गया। ये था चैप्टर